घर की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था। मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टिके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी साहब, कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। बड़ी आई, कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये। और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, हैं? और ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू। इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता न कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना। दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहां पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है। पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी दादी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है, कार में बैठ नहीं पाती। पता नहीं, बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं। देख, यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी? यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी? इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा? क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी, साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था। और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी, बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं? सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं। क्यों ससुर जी, बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा। 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में। क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, यह नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है? चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो।
देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूं माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। माँ देख, जो भी हो, इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। औरतों का औकात में रहना जरूरी है। अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बात उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है, क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी। मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़, अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊं माँ, गलती तो हो गई है। हाँ, वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा, औरतों को मुट्ठी में रखा कर। शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा। मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर। अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी। मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू की बहू को लगाम लगाना होगा, ठीक है। दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादुन। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी। उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है। फिर अगले रोज, अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था। दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी, मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना। तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था, ना कोई रोटी खा रहा था, क्यों? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी। अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहाँ पिता भी आ जाता है। देख बेटा, तो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी, मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनानी को। मंगलू, मेरी तो टिकट ही करा दे गाँव की। तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है, मैं चली। अरे ना ना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी। मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो
बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है, मीना देख, ज्यादा हीरोइन मत बन। आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन, तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना। ना मुझे तेरी कमाई चाहिए, ना ही तेरी नसीहत। आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो? ये तुम्हारी बोली नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ, हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे। लेकिन अब तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है। सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू। ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासू माँ, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है, जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी। वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। मुझे माफ कर दो। घर की औरत पार्ट 2। मीना याद है ना आपको, जिसके ससुराल में ससुर और पति कैसे उसका और उसकी सास का अपमान किया करते थे। वैसे तो मीना को नौकरी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मीना ये क्या है? खाना अभी तक नहीं बना। कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूँ। बस 2 मिनट, वो ऑफिस की एक ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैं ना कहता था, जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो, सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर, वाह माँ जी, 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है। स्वाद बता बहू कैसा है। कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है। अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू। बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की? सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत कहा मैंने? बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ। अरे कमाने बाहर निकले ना, तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर, बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है। सामने खड़ी होती है बहू, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है
वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज़ मुझे दीजिए। मुझे कल ना काली साड़ी पहनी लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन किया था। चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस में कमाल ही हो गया। पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा। मैंने भी बोल दिया मेरी सास से सिला है, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये 2000 रुपए। हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू ये तो कमाल ही कर दिया, ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी, कैसे इतनी जल्दी? अरे बहू वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिल कर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है। तो क्या है ना, हैवी काम है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसकी ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फिजूल खर्ची, अरे तुम्हारे जैसी बेकार ना काम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी। क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी। अरे कुछ तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खोला है, पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुँच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास 4 अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी। सास बहू की ओर देखती है। तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गंवार कही की। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, या कोई वक्त है घर आने का। घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे। अब लगोगी रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम था, किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था। कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठ कर काम करवा कर गए हैं। बहू ये पैसे हैं आज के गल्ले के, ज़रा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था वो आज उससे ज़्यादा कमा रही है। देखता है कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे अरे माफ़ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया, दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई।
ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो जरा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है। वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बनवा लो। शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। परसों मेरी शादी की सालगिरह है तो ज़रा बना देना। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना, वो मैं आपको 1 दिन में दे दूंगी। बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है, नाप दे दीजिए। औरत नाप देकर वहां से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी। ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह, अब काम घर पर भी ले आ रही हो। हाँ लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है, और फिर क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है। क्यों माँ जी, इतनी भी क्या मेहनत करना। अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी। ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो, बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुपकर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया। ससुर छुपकर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी, आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही दुकान बंद करेगी। ससुर वहां से चला जाता है। सास भी वहां आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी, कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए शाम का खाना मेरी तरफ से, आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है।
धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूं जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूं। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है, कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर
मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी, जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। हकलाने वाली बहू। सासू माँ, आप कल अरे बेटा, मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूंगी। बाय। हाँ, ओके बाय बेटा। सास वहां से चली जाती है। बात तो सुनिए। बहू को हकलाने की आदत थी और सासू माँ को जल्दी में काम करने की। ऐसे में कई बार जब बहू सास से कुछ बोलती तो सास अनसुना कर देती और किसी और काम में लग जाती। माँ जी, सामान लाना है बाजार से। अरे क्या क्या लाना है? मैं जाऊंगी ना शाम को तो ले आऊंगी। साबुदाना? नहीं। हे राम, अरे जल्दी बोलना, क्या लाना है? झाग वाला साबुन? अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगी। झाग देने वाला साबुन ले आऊंगी बस। झाड़ू लाना। अच्छा, और बता। और सब ठीक। अरे हाल नहीं पूछ रही हूँ, सामान में और क्या लाना है ये बता। सॉस? अरे सॉस तो रखा है ना। सॉरी। अरे बेटा, ये हालचाल और सॉरी की बात बाद में कर लेना, अभी बस सामान क्या लाना है ये बता दे। माचिस? मटर? नहीं। मसाले? अरे अरे मटन? अरे बेटा, अपने घर में मटन कहाँ बनता है? बहू सास की पीठ पर एक लपड़ मार देती है। अरे ये क्या बहू, बदतमीज कहीं की। मच्छर था पीठ पे। हाँ, अच्छा है कि गाल पे नहीं था बहू। बाकी सामान माँ जी। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खुद किचन में जाकर देखाऊंगी कि क्या क्या सामान लाना है। सास बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पम्मो आंटी आ जाती है। सास घर के बाहर रहती है।
सास को पम्मू आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। बहू पम्मू आंटी की ये बात जानती है और वो सोचती है, सासू माँ को बोल देती हूँ कि पम्मू आंटी आई है तो बाजार में ही घूम लेंगी। अगर पम्मू आंटी के जाने से पहले सासू माँ आ गई तो पम्मू आंटी उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगी या बाजार से आने वाला सामान अपने साथ ले जाएगी। बहू बाजार से वापस लौट रही सास को दूसरे कमरे में जाकर फोन लगाती है। हेलो, आप बोल बहू। हेलो माँ जी। अरे जल्दी जल्दी बोलना, घर ही आ रही हूँ। कुछ और लाना है क्या? नहीं। नहीं? अरे फिर फोन क्यों किया? आप घर? हाँ, घर ही आ रही हूँ। हाँ प प प प ग ग ग ग ग ग ग प प प घ घ घ सा नी प म ग रे सा। बेटा, इनके आगे भी तो कोई सुर लगा। घर म घर में? घर ही आ रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। बहू सोचती है, हे भगवान, सासू माँ को बिल्कुल सब्र नहीं है पूरी बात सुनने का। कुछ न कुछ तरकीब लगा के पम्मू आंटी को घर से बाहर करना ही पड़ेगा इसके पहले कि सासू माँ आ जाए, वरना जो भी बनिया का सामान आ रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगी पम्मू आंटी। आंटी, मुझे कहीं जाना है। अरे वाह, मैं भी सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ। अकेले? अरे नहीं नहीं, अकेले क्यों जाओगी? तेरे साथ चलूंगी ना मैं। मुझे अकेले जाना है। बहू पम्मू आंटी को घर से भेजने की जुगाड़ जमा ही रही होती है। इतने में सास घर पर आ जाती है। अरे वाह, सास भी आ गई तुम्हारी। अरे बहू, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो तुम्हारी सास के लिए गाना गाती। पास मेरे जब घर सास आई तो मुझे सास आई, मुझे सास आई। सास पम्मू को देखकर घबरा जाती है। अरे पम्मू जी। अरे तुम भी हकला गई मुझे देखकर। और ये बैग में क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ तो। बस बहू और सास देखते रह गए और आधे से ज्यादा चीजें पम्मू जी ने अपने लिए पसंद कर ली और घर लेकर गई। बाद में बहू ने बताया कि उसने सास को कॉल इसीलिए किया था ताकि वो घर ना आए, वरना पम्मू आंटी सामान ले जाएगी। सास को बहू की पूरी बात नहीं सुनने पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा: बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सब्र और सहनशीलता से सभी बात सुननी चाहिए, वरना फिर जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा, ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ,
अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया। भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है।
शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या, ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती, चलो मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है।
कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं।